Hello everyone, a very good evening to you all. I hope that you all are working harder and hardest to make your dream a concrete reality. Right? As you know that Rome was not built in a day. Success is a process, and that process is a continued process and a continuing process. You have to keep working, and then you will reach the final destination. Keeping that thing in your head, let us today discuss the concept of quasi contract in this video, in this session. My dear students, I am on my way to Patna from Varanasi. I am moving from Varanasi to Patna, and in between I stopped for making this video. Actually, we stopped for dinner. So while having dinner, before having dinner, I thought of making a video, making say a concrete video on a topic of which relates to Indian Contract Act 1872. Few of the students from Bangalore, they sent me in the comment box that to prepare the video on the topic quasi contract, right? On the topic quasi contract. Firstly, to tell you, quasi contract का जो topic है, that basically extends from section 68 to section 72. सेक्शन 68 से लेकर के सेक्शन 72 तक ये पूरा क्वाजाई कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट दिया गया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत 1872. समझते हैं कि इसमें क्या क्या प्रोविज़न है. टोटल 5 प्रोविज़न है सेक्शन 68 टू सेक्शन 72. लेकिन फर्स्टली जब हम इस टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में हमें ये समझना है कि क्वाजाई कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या होता है, क्वाजाई कॉन्ट्रैक्ट का एसेंस क्या है. तो उसको समझने के पहले हमें क्वाजाई वर्ड का मीनिंग समझना होगा. मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब लोग जानते हैं, अगर आपने क्वेश्चन बैंक देखा होगा तो आपको पता होगा कि क्वाजाई का मीनिंग बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है. द लिटरल मीनिंग ऑफ क्वाजाई, द बेसिक इंटरप्रिटेशन, द लिटरल मीनिंग ऑफ क्वाजाई इज एज इफ इट वर. एज इफ इट वर मतलब कि एक्चुअल में ऐसा है नहीं, लेकिन चाहत है एज इफ इट वर. आप याद करो, बचपन में हम लोगों को एक निबंध दिया जाता था लिखने के लिए. आप लोग को मिला होगा कि अगर मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, अगर मैं इंडिया का राष्ट्रपति होता, अगर ये सारी चीज़ें होती तो क्या होता. मतलब कि एक्चुअल में आप प्राइम मिनिस्टर अभी हो नहीं, अगर एक्चुअल में अभी आप प्रेसिडेंट हो नहीं, लेकिन ऐसा किया जा रहा है कि अगर मैं होता तो क्या होता. सेम चीज़ क्वाजाई कॉन्ट्रैक्ट में कि एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट हुआ नहीं है. आप याद करिए, कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल एलिमेंट्स में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं. हम लोग उसमें बहुत सारे एसेंशियल एलिमेंट्स हैं कि फ्री कंसेंट होना चाहिए, मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए. बहुत सारे एसेंशियल एलिमेंट्स हैं जो कि होने चाहिए. लेकिन इसमें कह रहे हैं कि एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं रहा है. उसके बाद भी माना जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन सामने वाले पार्टी को फुलफिल करना पड़ेगा. तो ऐसा क्यों? ये इकलौता ऐसा टॉपिक है जिसमें बिना कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है. जैसे कि आप मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप अपने घर के नीचे गए, बाहर में नीचे में कोई बेहोश होकर पड़ा है, तो एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन व्हाट वुड यू डू? आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? आप उसको हॉस्पिटल लेकर के जाओगे, क्लिनिक लेकर के जाओगे, फर्स्ट एड करवाओगे. वो होश में नहीं है, आपको उसका इलाज कराने में 5,000 रुपये लग गए. जब वो ठीक हो जाता है तो आप उसको 5,000 रुपये पे करने के लिए बोलते हो. वो मना कर देता है कि मैंने क्या तुमसे बोला था इलाज करवाने के लिए. आई हैड नॉट एंटर्ड इनटू एनी काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन विद यू. तो लॉ का कहना है कि इस आदमी का ये स्टैंड, ये लॉजिक एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा. दिस सबमिशन विल बी रिजेक्टेड बाय द ऑनरेबल कोर्ट. ऑन व्हाट ग्राउंड? ये इस ग्राउंड पर है, आप ये अनजस्ट एनरिचमेंट है.
अगर वो बेहोशी की अवस्था में था, तो क्या वो ये बोलने लायक था कि मेरा इलाज करा दो? नहीं था। आपने उसका इलाज करा दिया। अब वो बोल रहा है कि मैं पैसे नहीं दूँगा, तो ये तो सरासर गलत है। ये अनजस्ट एनरिचमेंट है। अगर उसके परिवार वाले भी इलाज कराते, तो उनका भी खर्चा आता। लेकिन क्योंकि आपने इलाज करा दिया है, अब इसको पैसा देने का मन नहीं कर रहा है। इसको कहते हैं अनजस्ट एनरिचमेंट। अनजस्ट, आई एम एनरिचिंग माई सेल्फ, आई एम मेकिंग माई अकाउंट गेटिंग रिचर एट द कॉस्ट ऑफ योर्स। क्योंकि आपने खर्च कर दिया है, तो अभी मुझे पैसे देने में प्रॉब्लम हो रही है। अनजस्ट एनरिचमेंट, यू आर एनरिचिंग योर सेल्फ। आपने अपने 5,000 रुपये बचा लिए, किसके कॉस्ट पे? मेरे कॉस्ट पे। तो कानून कहता है कि ये गलत है। कोई भी आदमी अनजस्ट एनरिचमेंट नहीं कर सकता। अनजस्ट एनरिचमेंट नहीं कर सकता। अपने आप को दूसरे के पैसे से अपने आप को एनरिच नहीं कर सकता। और अगर वो करता है, तो ये कानूनन गलत माना जाएगा और सामने वाले आदमी को कानून मतलब कोर्ट कॉम्पेल करेगी कि वो अमाउंट पे करे जितना कि उसके ऊपर स्पेंड हुआ है। समझ रहे हैं आप? तो यही क्वाजाई कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअल में हो नहीं रहा है। कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअल में हो नहीं रहा है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन ऐसा है, द सुपरवेनिंग सर्कमस्टांस इज सच दैट द कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन विल हैव टू बी फुलफिल्ड बाय द अदर पार्टी। उसको फुलफिल करना ही होगा। यही क्वाजाई कॉन्ट्रैक्ट का क्रक्स है। सेक्शन 68 में आप आ जाओ, तो सेक्शन 68 में क्या कर रहे हैं? सेक्शन 68 में क्या कर रहे हैं? बेसिक नेसेसरीज, दैट इफ यू सप्लाई बेसिक नेसेसरीज to that person who is incompetent to enter into contract, or anybody, that person is dependent upon that very person who is unable to enter into contract. जैसे कि मैं आपको उदाहरण देकर के समझाता हूँ, आप समझ जाइएगा। कि मान लो कि देयर इज अ पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। वो एक पागल आदमी है। ही इज नॉट एबल टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, ही इज इनकॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर आप इसको कुछ सप्लाई कर रहे हैं, बेसिक नेसेसरीज सप्लाई कर रहे हैं, अगर आप इसको बेसिक नेसेसरीज सप्लाई कर रहे हैं, तो अब उसकी ड्यूटी है कि उसके प्रॉपर्टी से आप रीइंबर्स कर सकते हैं जितना भी आपने खर्च किया। और क्योंकि वो पागल है, ही कैन नॉट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद यू। तो आपने उसको बेसिक नेसेसरीज सप्लाई किया। बेसिक नेसेसरीज का मतलब क्या है? रहने के लिए, खाने के लिए, अगर बच्चा पढ़ रहा है तो पढ़ने के लिए, पहनने के लिए आप जो सप्लाई करते हैं वो बेसिक नेसेसरीज है। लेकिन बेसिक नेसेसरीज को आप गलत मत इंटरप्रेट करिएगा। अब हम मान लो छुट्टी के लिए आप लेके चले गए उसको स्विट्जरलैंड, तो ये बेसिक नेसेसरीज नहीं है, ये लग्जरीज है। आप उसको कपड़े पहना रहे हो, अरमानी का सूट पहना दिया 5 लाख रुपए का, तो ये बेसिक नेसेसरीज नहीं है, ये लग्जरी है। डेली खाने के लिए आप उसको 5 स्टार होटल में लेकर के जा रहे हैं, आप नॉर्मल खाना नहीं खिला रहे हैं, तो ये लग्जरीज है, ये बेसिक नेसेसरीज नहीं है। पढ़ने के लिए आपने उसको धीरू भाई इंटरनेशनल स्कूल में पहुंचा दिया, तो ये लग्जरीज है, ये बेसिक नेसेसरीज नहीं है। तो इसमें कहते हैं सेक्शन 68 में कि अगर आपने उस आदमी को जो कि इनकॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट है, वो लुनाटिक है, अगर आप उसको कुछ सप्लाई करते हैं बेसिक नेसेसरीज, तो उसके प्रॉपर्टी से रीइंबर्स होगा। जितना भी आपने खर्च किया है उसके प्रॉपर्टी से आपको रीइंबर्समेंट मिलेगा। और अगर आप उसी को सप्लाई करते हैं तभी नहीं, अगर उस पे जो उसके बच्चे डिपेंडेंट हैं, उसकी वाइफ डिपेंडेंट है, मतलब कि दोज पीपल who are dependent upon the property of that lunatic person, अगर जो पागल है उसके बच्चे और उसकी बीवी पर भी अगर आप खर्च करते हैं, अगर आप बेसिक नेसेसरीज उसको देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, तो आपको उस लुनाटिक आदमी के प्रॉपर्टी से उसको सारा खर्चा आपका रीइंबर्स होगा। जितना भी आपने खर्चा किया है वो सारे पैसे रीइंबर्स किए जाएंगे उसकी प्रॉपर्टी से, जो लुनाटिक है। मतलब इसमें 2 सिचुएशन है, एक लुनाटिक को सप्लाई कर रहे हो तब, और एक लुनाटिक के ऊपर जो डिपेंडेंट है, जो उसकी वाइफ है, उसके बच्चे हैं, उनको सप्लाई कर रहे हो तब। दोनों सर्कमस्टांस में आपको पैसे
उनके प्रॉपर्टी से रीइम्बर्स किए जाएंगे। रीइम्बर्समेंट आप समझते होंगे, रीइम्बर्समेंट का मतलब है जो भी खर्चा होगा वो जितना खर्चा हुआ उतना आप हमको दे देंगे। कॉलेज में जब आप मूड कोर्ट्स में जाते हैं, डिबेट्स में जाते हैं, आपका जो भी खर्चा होगा, आपका रहने का, खाने का, लॉजिंग, फूडिंग, अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, जब आप वापस आते हो मूड कोर्ट से, डिबेट से, तो कॉलेज वाले सारे पैसे आपको लौटा देंगे। यही रीइम्बर्समेंट है। तो सेक्शन 68 में मेरे दोस्तों मैंने आपको इसके बारे में बताया कि लूनाटिक आदमी जो इनकॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट है, अगर वो उसको आप बेसिक नेसेसरी सप्लाई करते हैं, उसके डिपेंडेंट को बेसिक नेसेसरी सप्लाई करते हैं, तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। Go to another section. Now we shall be talking about section 69. Section 69 में देखिए, section 69 में कह रहे हैं कि अगर कोई भी आदमी किसी और के बदले अगर पैसा पे कर दे रहा है उससे बिना पूछे, तो उसको बाद में पे करना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, आप समझ जाइएगा। मान लो कि मैं लैंडलॉर्ड हूँ, मैंने आपको ज़मीन लीज पे दिया, आप लीज पे हॉस्पिटल चला रहे हैं, लेकिन उस लीज पे जो सरकार का टैक्स है उस ज़मीन पे, लीज समझते हैं ना, मैंने लीज पे दिया तो मैं लेसर हूँ, आप लेसी हो, और वो जो ज़मीन मैंने दिया वो लीज पे दी गई। तो यहाँ पर जब मैं लेसर हूँ, आप लेसी हो, आप उस पर हॉस्पिटल चला रहे हो, लेकिन सरकार को उस पर कुछ टैक्स देना है मुझे उस ज़मीन पे जो मैंने पे नहीं किया है। मान लो 5 लाख रुपए टैक्स देना है। सरकार एक उस पर होर्डिंग आके लगाती है, नोटिस देती है हॉस्पिटल वाले को कि भैया इस पे इतना टैक्स है, अगर ये पे नहीं होगा 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन के अंदर, तो हम आपके हॉस्पिटल को तोड़ देंगे और इस ज़मीन को हम अपने पोजीशन में ले लेंगे। तो आपकी हॉस्पिटल है, आपकी इमीडिएट रेस्पॉन्सिबिलिटी। अगर लॉस किसको होगा? अगर हॉस्पिटल तोड़ा जाएगा तो लॉस आपको होगा। तो आपको लगता है कि भाई जब तक इसका जो ज़मीन का मालिक है, जो लेसर है, वो पैसा नहीं दे रहा तो हम दे देते हैं, क्योंकि अगर मतलब हम नहीं देंगे तो मेरा हॉस्पिटल टूट जाएगा, तो इमीडिएट लॉस हमें हो जाएगा। तो वो 5 लाख रुपया आप पे कर देते हो। अब जो ज़मीन का जो लेसर है, ज़मीन का मालिक है, उसको पता चलता है, तो वो बोलता है कि हम पैसा नहीं देंगे। एक्चुअल में वो पैसा किसको देना था? ज़मीन के मालिक को। दिया किसने? आपने। दिया किसने? आपने। अब उसके मन में चोर आ गया। अब वो बोल रहा है कि हम पैसे नहीं लौटाएंगे। हमने बोला था तुमको देने के लिए, हमने तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था। लेकिन यहीं पे कानून कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट किया था या नहीं किया था। अगर उसने तुम्हारा ड्यू अमाउंट पे किया है, अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं भी था, तब भी तुमको वो पैसा पे करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। दैट इज अबाउट सेक्शन 69. So now guys, coming on to section 70. Section 70 of Indian Contract Act talks about finder of the goods, कि कोई भी इंसान जिसको कोई भी सामान रास्ता में जाते जाते अगर रोड पे मिल गया, तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है एक बेली की तरह। बेलमेंट आपको मैं पढ़ाऊंगा, सेक्शन 148 में बेलमेंट है। एक बेलर होता है, एक बेली होता है, और जो पूरा प्रोसेस है वो बेलमेंट कहलाता है। मैं आपको पासिंग रेफरेंस में बेलमेंट फटाक से बता देता हूँ, आपको सब समझ में आ जाएगा एक बार में। आपका फ़ोन है, फ़ोन का स्क्रीन टूट गया, तो आप क्या करोगे? आप दुकानदार को जा कर के दोगे, वर्कशॉप में दोगे। किस लिए? बनने के लिए। बनने के बाद वो मोबाइल आपको लौटा देगा, आप बदले में उसको पैसे दे दीजिएगा। यही बेलमेंट है। आपने मोबाइल दिया, आप बेलर हो गए। जिसको मोबाइल दिया गया, जो वर्कशॉप वाला है, वो बेली हो गया। अब उसकी सारी जिम्मेवारी है। अब मोबाइल चोरी हो जाएगा तो उसको हर्जाना देना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं? आप बेलर हो, वो बेली है, और ये पूरा प्रोसेस बेलमेंट है। आपने क्यों मोबाइल दिया? बनने के लिए, स्पेसिफिक पर्पस है। एंड अपॉन द अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ दैट स्पेसिफिक पर्पस, the goods are being returned to you, and in lieu of that you have to pay the consideration. जब मोबाइल का स्क्रीन उसने नया स्क्रीन लगा दिया, तो जितनी उसकी कीमत है वो आपको पे करना होगा। बात समझ रहे हैं? तो ये हो गया
सेक्शन 69 में, बेलमेंट इसी को कहते हैं, सेक्शन 148 में मैं पढ़ाऊंगा। तो फाइंडर ऑफ गुड्स का कह रहे हैं कि अगर आप, इफ यू हैव फाउंड द गुड्स, अगर आपको रोड पे चलते चलते कोई सामान मिल गया तो आप फाइंडर ऑफ गुड्स हो। तो इधर यू शुड नॉट पिक इट अप, बट इफ यू हैव पिक्ड इट अप, तो नाउ योर रेस्पॉन्सिबिलिटी इज एज टू दैट ऑफ अ बेली। बेली के बराबर आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। बेली, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि दुकान वाला कौन था जिसको आपने मोबाइल बनने के लिए दिया, वो बेली है। तो बेली की तरह रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगा। सो नाउ माय फ्रेंड्स, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज सेक्शन 71। सेक्शन 71 टॉक्स अबाउट नॉन ग्रेचुअस एक्ट, कि अगर आप गलती से किसी के दरवाजे पे कुछ छूट गया, आपका मान लो आटा का बोरा छूट गया, आटा का पैकेट छूट गया, और जिनके यहाँ छूटा वो उसका यूज कर लेते हैं, वो 4 दिन आटा, वही आटा से रोटी बनाए, तो अब उनकी जिम्मेवारी है कि वो जितना आटा कंज्यूम किए हैं उतना आटा उनको लौटाना पड़ेगा। क्योंकि आपने जो एक्ट किया, जो आपका छूट गया था आटा, वो नॉन ग्रेचुअस एक्ट था, ग्रेचुअस गिफ्ट वाला है। नॉन ग्रेचुअस में आपका कोई इंटेंशन नहीं था कि हम मतलब उसको फ्री में देंगे। तो अगर गलती से आपका छूट गया, मिठाई किसी के यहाँ आपका गलती से छूट गया, देखो ये एक अलग बात है कि कोई कौन मांगेगा जाके मिठाई, कोई बच्चा खा गया तो, लेकिन अगर मिठाई गलती से आपका छूट गया, कोई भी सामान छूट गया गलती से, और सामने वाला उस सामान को मानता है कि ये मेरा सामान है और उसको यूज कर लेता है, तो जितना यूज किया है उतना के लिए कॉम्पनसेट सामने वाले को करना पड़ेगा जिसका सामान छूटा था। बहुत बार इसमें सवाल आता है, एग्जाम में पूछते हैं कि मान लो कि ऐसा पैकेट है जिससे अगर मान लो 10 किलो का पैकेट है, 2 ही किलो यूज हुआ है, लेकिन पूरा पैकेट बर्बाद हो गया, तो सिर्फ 2 ही किलो का नहीं, पूरे पैकेट की जिम्मेवारी आपको लेनी होगी। बट अदर देन दैट, अगर बोरा है से 2 किलो निकाला गया, वो ऐसे भी उससे बेचा जा सकता है, तो सिर्फ 2 ही किलो की जिम्मेवारी है। नाउ माई फ्रेंड्स, द लास्ट सेक्शन फॉर टुडे अंडर क्वाजाई कॉन्ट्रैक्ट इज सेक्शन 72, द लास्ट सेक्शन विच वी शैल बी डिस्कसिंग राइट नाउ। सॉरी, सेक्शन 71 में एक इलस्ट्रेशन और छूट गया, कि एक इलस्ट्रेशन तो ये आटा वाला था, एक इलस्ट्रेशन ये है कि अगर किसी घर में आग लग रही है और कोई बचाने के लिए चला गया, टू पुल डाउन द फायर फ्रॉम द कॉन्फ्लिग्रेशन, आग के लपटों को बुझाने के लिए कोई चला गया, तो वहां पर आपको आकर के, अगर वहां पर कोई भी आदमी जाकर के बुझाता है और वो उसका अगर जो इंटेंशन है कि हम ये ग्रेचुअसली कर रहे हैं, तो उसको कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा। अगर उसको ग्रेचुअसली कर रहा है तो उसको कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा, लेकिन अगर नॉन ग्रेचुअसली कर रहा है तो ऑफ कोर्स रेस्क्यू केसेस में मिलता है, ठीक है। लेकिन अगर ग्रेचुअसली कर रहा है तो उसको कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा। नाउ द लास्ट सेक्शन, सेक्शन 72। सेक्शन 72 में कहता है कि अगर बाई मिस्टेक और बाई कोअर्सन अगर आपने कोई फ़ायदा उठाया है तो आपको कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। लाइबिलिटी ऑफ द पर्सन who has taken any benefit under mistake or under coercion. I'll give you the 2 illustrations that Indian Contract Act provides under section 72. पहला illustration ये दिया गया है कि अगर A and B दो आदमी मिल करके कर्ज लेते हैं C से 100 रुपया। कौन कौन मिलकर लेते हैं? A और B। किससे लेते हैं? C से। कितना लेते हैं? 100 रुपया। और इस कर्जे को लौटाना है सी को, मतलब सी टोटल दिया है कितना? 100 रुपया। ज्वाइंटली लिया है ए और बी ने। ए ने 100 रुपया लौटा दिया सी को, लेकिन बी को इसकी जानकारी नहीं है। बी ने भी 100 रुपया लौटा दिया सी को, मतलब सी को मिलना चाहिए था 100 रुपया और सी को मिला 200 रुपया। और गलती से ए और बी, क्योंकि बी को पता नहीं था, बी ने भी 100 रुपया दे दिया था। तो अब सी की जिम्मेवारी है वो अपना
गलत तरीके से वो बाई मिस्टेक उसने दे दिया, तो आप ये नहीं कर सकते कि अब दे दिए तो दे दिए, अब हम लौटाएंगे नहीं। आपको 100 ही रुपया मिलना था, आपने उधार 100 ही रुपये दिए थे, तो उसको 100 रुपये लौटाना होगा, उसको 100 रुपये लौटाना होगा। ठीक है, तो ये मिस्टेक का है, क्योंकि मिस्टेक से दिया गया तो आपको लौटाना पड़ेगा। दूसरा है कोअर्सन का। कोअर्सन आप सब लोग जानते हैं कि इफ देयर इज अ थ्रेट अगेंस्ट द बॉडी और द प्रॉपर्टी, देन दैट इज कोअर्सन। तो कोअर्सन में somebody has threatened you। इसमें एग्जाम्पल ये है कि मान लीजिए कि आप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बैंगलोर में पढ़ रहे हैं, NLSIU बैंगलोर में चले गए बनारस से पढ़ने के लिए। बनारस में आपका बुलेट छूट गया, आप बुलेट को ट्रेन से मंगाए, आप बुलेट को ट्रेन से मंगाते हैं कि हम बुलेट से घूमेंगे बैंगलोर में। बैंगलोर में जब आप लेने के लिए जाते हैं बुलेट को स्टेशन पर, तो जो कंसाइनमेंट वाला, जो कंसाइनी है वहाँ पर, जहाँ पर मतलब सारा सामान पैक होकर के आता है, वहाँ पे रखा जाता है, वो आदमी आपको कहता है कि हमको 10,000 रुपया दो, तभी हम तुमको लौटाएंगे, नहीं तो हम नई बुलेट लेंगे। आप घबरा करके, डर करके कि मेरा बुलेट चला जाएगा, आपने उसको 10,000 रुपये दे दिए, जबकि जो इसका ड्यू पेमेंट था, जितना भी ड्यू पेमेंट था बनारस से बैंगलोर जाने का, वो चार्ज आपने पे कर दिया है। इसके अलावा इन एक्सेस ऑफ दैट अमाउंट उसने आपसे 10,000 रुपये अलग से मांगा है। मांगते हैं ना इंडिया में लोग कि मिठाई खाने के लिए दे दो, मिठाई खाने, कितना महंगा मिठाई खाओगे भाई कि 10,000 का मिठाई खा जाओगे, तो उसको बोले कि 10,000 अलग से दो तब हम बुलेट देंगे, आप 10,000 दे देते हैं। तो जो 10,000 आपने दिया है, ये आपने एक्सेस चार्ज दिया है, इलीगल चार्ज दिया, अनलॉफुल चार्ज दिया है। तो ये उस आदमी की जिम्मेवारी है जो कंसाइनी है कि वो 10,000 रुपया उसको लौटाना पड़ेगा। अगर केस होगा and it will be proved that the person had coerced that boy and had extracted 10,000 rupees illegally in excess of the amount which was being paid, तो वो 10,000 रुपया उसको लौटाना पड़ेगा। तो लास्ट वाला सेक्शन यही है, दैट इज अंडर मिस्टेक और कोअर्सन। अगर पैसा सामने वाला कोई इलीगली ले लेता है तो उसको लौटाना पड़ेगा। वी हैव cleared everything. We have cleared quasi contract. I have covered the entire quasi contract, entire topic of quasi contract, ranging from section 68 to section 72 of Indian Contract Act 1872 in a much detailed manner. I hope that you have understood the entire concept in its totality, right? So guys, अगर कोई भी दिक्कत हो किसी भी टॉपिक पर तो आप हमें मैसेज करिए, उस मैसेज को हम लोग टेकअप करेंगे और उस पे एक अलग से वीडियो बना करके बढ़िया सिंपल लैंग्वेज में आपको देंगे, ताकि लॉ आपको एकदम आसान लगे, आपको लगे कि लॉ पढ़ना एंजॉयमेंट है, इंटरेस्टिंग है, राइट? सो गाइज, स्टे ट्यून्ड ऑन द इंडियाज बिगेस्ट लॉ लर्निंग प्लेटफॉर्म, दैट इज ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ चाणक्य जुडिशियल अकेडमी एंड चाणक्य क्लैट क्लासेस for all the legally relevant updates. Thank you everyone. Jai Hind.